नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग संविधान की अंतरात्मा में आज बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार को लेके। हालाँकि ये श्रृंखला थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि कुछ ऐसे कारण हैं कि नियमित तौर पे क्लास नहीं ले पा रहे हैं। मुख्य उद्देश्य मेरा ये है कि संविधान की अंतरात्मा को अक्टूबर तक कंप्लीट कर देंगे। तो आपके पास में 4 बड़े टॉपिक प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों का अच्छा और समग्र अध्ययन आप इससे कर सकते हैं। देखो, ऐसे तो पढ़ने को संक्षिप्त में पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका कोई ज़्यादा आपको ना फ़ायदा होगा ना मुझे होगा। एक बार आप पढ़ के ठीक है खुश हो जाएँगे और मैं पढ़ा के हो जाऊँगा। लेकिन समग्र अध्ययन के माध्यम से हम लोग बहुत विस्तार से अगर पढ़ेंगे तो एक बार मैं सोच रहा हूँ कि सारे वीडियो ये अपलोड हो जाएँगे। तो मेरा पहला जो विद्यार्थियों को प्रॉमिस था 4 टॉपिक को लेके, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद संविधान निर्माण, संविधान की विशेषताएँ करवा देंगे। तो ये बेसिकली ये जो रेगुलर चलने वाले टॉपिक जो हैं, ये हमेशा के लिए अच्छे से वीडियो पे अपलोड हो जाएँगे। तो आने वाले समय में कभी भी कोई भी विद्यार्थी इसको अच्छे से समग्र रूप से अध्ययन कर सकता है। हालाँकि मैं चाहता तो यही मौलिक अधिकार एक वीडियो में भी करवा सकते थे, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन का जो ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से आप कोई भी पेपर उठा के देख लें, आरपीएससी का देख लें, यूपीएससी का देख लें। तो ऐसी स्थिति में जब कंटेंट में क्वेश्चन आए नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पे आना, आपका भी आना, मेरा भी आना कोई सार्थकता सिद्ध करता हो। तो हम लोग बात करेंगे इस श्रृंखला में स्वतंत्रता के अधिकार की। हालांकि अब बड़ी स्वतंत्रता के अधिकार को हम लोग जैसे ही पढ़ेंगे, उसके बाद में बड़े कोई टॉपिक ज़्यादा नहीं बचेंगे। तो कोशिश रहेगी कि जल्द ही कंप्लीट इस श्रृंखला को किया जाएगा। कई विद्यार्थियों के मैसेज मेरे पास आते रहते हैं कि सर आप थोड़ा रेगुलर रहें, लेकिन रेगुलर रहेंगे। अभी कुछ दिन की बात है, उसके बाद में रेगुलर आना शुरू कर देंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों को, पहली जो श्रेणी थी वो थी समानता का अधिकार और दूसरी जो श्रेणी है वो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 19 से आरंभ होता है, ये बात ध्यान में रखें कि अनुच्छेद 19 से लेकर ये 22 तक चलेगा। दो आर्टिकल पहले जो मौलिक अधिकार है वो लंबे भी है थोड़े। तो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक, जैसा कि स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता देने का कार्य करता है। सबसे पहले तो हम आर्टिकल 19 को देखते हैं कि अनुच्छेद 19 जो है वो क्या बात करता है। तो अनुच्छेद, इसको देखो, यहाँ से सवाल किस प्रकार के आते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अनुच्छेद 19 के अंदर सभी नागरिकों के पास में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो अनुच्छेद 19 जो बात करता है वाक स्वतंत्रता से संबंधित विषयों के संबंध में बात करता है कि वाक स्वतंत्रता आदि विषयों पर कुछ अधिकारों की जो संरक्षण है उसकी बात करता है। तो आप लोग इसमें हेडिंग के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि वाक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का संरक्षण। हालांकि इसके अंदर में अगर सब क्लोज की बात करें तो अलग अलग हैं। पहला जो क्लोज इसका है उसको आप लोग अच्छे से देखें कि अनुच्छेद की अगर बात करें तो आप लोग लिखें कि अनुच्छेद 19(1) क्या बात करता है। यह कहता है कि सभी नागरिकों को, पहली बात, सभी नागरिकों को, इसका मतलब एक बात हमेशा आप ध्यान में रखें कि सभी नागरिक शब्द जहां भी मौलिक अधिकार में प्रयुक्त होता है, इसका मतलब वो सिर्फ भारतीयों के लिए है। और अगर भारतीयों के लिए नहीं है तो नागरिक शब्द की जगह व्यक्ति शब्द का प्रयोग होगा। व्यक्ति में भारतीय भी शामिल है, विदेशी भी शामिल है, लेकिन जहां नागरिक शब्द का प्रयोग होगा, इसका मतलब यह आर्टिकल जो बात कर रहा है यह सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, नागरिक अधिकारों के अंदर शामिल है। जैसे 15, 16, 19, 29 और 30 आर्टिकल हैं, वो सिर्फ नागरिकों को हैं, नागरिकों की सिवाय विदेशियों को ये किसी प्रकार से प्राप्त नहीं है। तो आर्टिकल 19(1) का क्लोज जो है 1 नंबर सभी नागरिकों को कुछ अलग अलग स्वतंत्रताओं की बात करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे
कि आर्टिकल 19 एक का जो है ए नंबर जो है वो किसकी बात करता है। आर्टिकल 19 एक और इसके अंदर ए में ये बात करता है कि अब वाक अभिव्यक्ति की बात करता है, वाक स्वतंत्रता की बात करता है। और इसमें दो शब्द है, देखो, एक वाक स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कई बार हमें ये कंफ्यूज होता है कि एक वाक है तो फिर अभिव्यक्ति भी तो वही है जो हम बोलते हैं। तो वाक का मतलब है कि बोलकर अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन इसी के साथ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में और भी कई प्रकार की स्वतंत्रता है। जैसे आप बोलकर भी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, आप चुप रहकर भी कर सकते हैं। अगर किसी मुद्दे पर, किसी मसले पर आप अगर नहीं बोल रहे हैं तो ये आर्टिकल 19(1) के तहत आपकी स्वतंत्रता है कि आप नहीं बोलेंगे। क्योंकि मैंने कहा कि अभिव्यक्ति जो है इसको आप ऐसे समझें कि वाक का मतलब तो हो गया बोलना, कि बोलकर अभिव्यक्ति करना, लेकिन दूसरी अभिव्यक्ति का मतलब है कि आप बोलने के सिवाय आप चुप रहकर भी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, ये चुप रहना। दूसरा मैं कहता हूं कि अगर हम बोलते नहीं है, लिखकर अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। हम किसी पोस्टर के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, हम किसी चित्र के माध्यम से कर सकते हैं, हम किसी मूवी या फिल्म के माध्यम से अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। ये सारी अभिव्यक्तियां जो हैं ये आर्टिकल 19(1) के अंदर शामिल हैं। व्यक्ति बोलकर भी कर सकता है, चुप रहकर भी कर सकता है, लिखकर भी कर सकता है, और पोस्टर, चित्र, किसी भी कार्टून के माध्यम से अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकता है। ये सारी स्वतंत्रताएं जो हैं वो आर्टिकल 19(1) तो है ये, उसके अंदर ए के अंदर शामिल है। तो सबसे पहली बात कि अनुच्छेद 19(1) जो है वो बात करता है अभिव्यक्ति की, वाक की, कि वाक अभिव्यक्ति है, दूसरे प्रकार की भी अभिव्यक्तियां व्यक्ति कर सकता है। तो हम लौटते हैं, आर्टिकल 19(1) हो गया। उसके बाद में दूसरा आर्टिकल आपको ये अच्छे से याद रखने होंगे। आर्टिकल 19 हो गया, 19 का ए के बाद में बी की बात करते हैं। बी कहता है कि भारतीय नागरिक जो है निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार। अब कोई व्यक्ति सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि सम्मेलन करेंगे तो इस प्रकार का सम्मेलन होगा कि निरायुद्ध हुआ, और निरायुद्ध का मतलब हो गया कि शांतिपूर्वक होगा। कैसा होगा? हाँ, निरायुद्ध। इसमें हम साथ में लिख लें भले इस प्रकार से कि निरायुद्ध शांतिपूर्वक, निरायुद्ध शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। अब व्यक्ति सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन सम्मेलन की कंडीशन ये है कि एक तो शांतिपूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सम्मेलन करके लोगों को अशांति पैदा कर रहे हैं, आपके सम्मेलन के कारण अशांति फैल रही है। और दूसरा ऐसा नहीं है कि आप हथियार लेकर सम्मेलन कर रहे हैं, कि हमारे पास में आर्टिकल 19(1) भी है। तो शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार, ये सम्मेलन इस प्रकार का होना चाहिए, एक तो शांतिपूर्वक होना चाहिए। निरायुद्ध का मतलब है कि आपके पास में शस्त्र वगैरह नहीं होना चाहिए, शस्त्र रहित होना चाहिए। आप शस्त्र इकट्ठे करके कोई सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19(1) बी के अंदर। इसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल सी, अब सम्मेलन के बाद में आर्टिकल 19(1) सी कहता है कि संघ या संगम बनाने का अधिकार है। तो आप लोग संघ बना सकते हो, वह संगम बनाने का अधिकार, संगम बनाने का अधिकार। तो संघ या संगम बनाने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19(1) सी में है। हालांकि मूल रूप से अगर अपन इसमें बात करें तो सहकारी समिति का प्रावधान इसमें नहीं था, लेकिन बाद में इसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया, सहकारी समिति। तो अब ये इसमें एक और आ गया, सहकारी समिति, और ये 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन 2011। तो ये बात ध्यान में रखें कि 97वें संविधान संशोधन द्वारा इसके अंदर एक और शब्द जोड़ दिया गया, सहकारी समिति। सहकारी समिति का मतलब ये होता है कि जिसमें एक व्यक्ति सबके लिए काम करता हो और सभी मिलकर एक के लिए काम करते हो। जैसे दूध से संबंधित सहकारी समितियां हैं,
या किसानों की सहकारी समितियां हो सकती हैं, हस्तशिल्प से संबंधित महिलाओं की सहकारी समितियां हो सकती है, कितनी भी प्रकार की सहकारी समिति हो सकती है। यह सहकारी समिति बनाने का व्यक्ति के पास में मूल अधिकार है। आर्टिकल 19(1)(c) के तहत मूल संविधान में ये शब्द शामिल नहीं था, 97वें संविधान संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे वाक अभिव्यक्ति हो गया, सम्मेलन किया, एक संघ बनाया। अब इस संघ को लेकर कहीं कोई व्यक्ति घूमने के लिए जा सकता है। तो अगला आर्टिकल 19(1)(d), आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19(1)(d। अब देखिए डी जो है वो बात करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण की बात करता है। भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण, तो आबाद संचरण कोई व्यक्ति कैसे करेगा, ये आर्टिकल 19(1)(d) कहता है। हालांकि देखिए मैं हर बार कहता हूं कि मूल अधिकार असीमित नहीं है, मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है, मूल अधिकार आंतरिक नहीं है। इन पर प्रत्येक मूल अधिकार पर प्रतिबंध कुछ लगे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि मूल अधिकारों पर सरकार संसद चाहे तो प्रतिबंध लगा सकती है, इनको आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 19 के अंदर हमारे को चौथी जो स्वतंत्रता मिलती है वो मिलती है आबाद संचरण करने की। इसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद जो बात अगला करता है कि अनुच्छेद 19(1)(e) बात करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति निवास कर सकता है। भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करना, तो निवास संबंधी स्वतंत्रता व्यक्तियों को है। तो पहले तो संचरण हो गया, संचरण के बाद में जहां कहीं उसको लगा कि मामला ठीक है वहां वो व्यक्ति निवास कर लेता है। देखो आर्टिकल 19 हम लोग 1 के अंदर विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता को लेकर बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 19(1)(e) के अंदर जो है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर निवास करने का अधिकार। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 19(1)(f). अब एफ को ऐसे समझें कि ये फेल हो गया, ये आर्टिकल अपने आप में फेल हो गया। तो इसका मतलब ये संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित था जो वर्तमान में व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। तो इसका संबंध किससे था, इसका संबंध था संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी। और फेल क्यों हो गया, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जैसे ही हटाया इसको भी हटा दिया गया, और इसे हटाया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 में हुआ। तो इसको भी लिख लें यहाँ पे कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। अब ये जो आर्टिकल है ये मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल 19(1)(f) की। इसके बाद में एक और स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है जो बात करती हैं वृत्ति की, आजीविका की। आर्टिकल 1 बच गया, आर्टिकल अनुच्छेद 19(1)(g). अब जी तक आ गई हम लोग। ये बात करता है वृत्ति की, ये बात करता है आजीविका का अधिकार, ये बात करता है व्यापार की, और ये बात करता है कारोबार की का अधिकार। ये लोगों को इस प्रकार की एक और स्वतंत्रता प्राप्त है। ये सारी स्वतंत्रता ही है। हम आर्टिकल 19(1)(a) से स्टार्ट हुए और जी पे आए। जी पे आजीविका, तो वृत्ति, आजीविका, व्यापार और कारोबार। कितने शब्द हो गए, 4 शब्दों का प्रयोग है, वृत्ति का, आजीविका, व्यापार, कारोबार। इसका सीक्वेंस भी आप लोग अच्छे से याद रखें, ये कई बार सीक्वेंस भी पूछे जाते हैं। अब मैं कह रहा हूं हर बार की पॉलिटिकल साइंस में इस कॉन्स्टिट्यूशन के सवालों का ट्रेंड बदल गया है। बहुत डीप सवाल पूछते हैं, पहले तो सीधे सीधे ऊपर से पूछे जाते थे। आर्टिकल 19 किसकी बात करता है, फिर 19(1) किसकी बात करता है, और आजकल आते हैं 19 के अंदर जो आर्टिकल है स्वतंत्रताओं, कौन कौन सी स्वतंत्रताओं की बात करता है। इसलिए डीपली पढ़ना बहुत मस्ट है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस प्रकार से। एक बार आप देख लें कि आर्टिकल 19 को ऐसे याद रखें कि आर्टिकल 19(1) जो है वो बात करता है विभिन्न स्वतंत्रता की। इसको बेसिकली कैसे याद रखें, विभिन्न स्वतंत्रता।
और सबसे पहली व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए वाक अभिव्यक्ति की होनी चाहिए। नहीं तो अगर बोलोगे नहीं, अभिव्यक्ति नहीं करोगे तो न समूह बनेगा, न संघ बनेगा, न सम्मेलन होगा, न जाना होगा, न कहीं रहना होगा, न व्यापार करना होगा। तो सबसे पहली ए से मतलब आप समझिए कि इस आर्टिकल के ए के अंदर वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, वाक प्लस अभिव्यक्ति हो गया। और फिर आपको ऐसे याद रखें कि वाक अभिव्यक्ति करेंगे तो वाक अभिव्यक्ति द्वारा हमने लोगों को ये कहा कि हम एक सम्मेलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो सम्मेलन। तो ये सम्मेलन हो गया। अब सम्मेलन में मैंने लिखा कि शांतिपूर्वक होना चाहिए, निरायुद्ध होना चाहिए, नहीं तो आसपास के लोगों में डर भय का माहौल हो जाएगा कि ये शस्त्र लेकर आज इकट्ठे हो गए हैं। तो ऐसा कोई माहौल नहीं बनाना है। तो आप लोग समझिए कि ये सम्मेलन का अधिकार हो गया। और सम्मेलन जो है बी के अंदर हो गया। सम्मेलन जैसे हुआ उसमें एक संघ बनाया गया। क्या बनाया गया? संघ। तो ये संघ बन गया। लो, ये सहकारी समिति बन गई। इसमें संघ इसलिए बनाया कि एक संघ बना करके घूमने जाते हैं भारत में कहीं, तो संघ बना। जैसे ही सम्मेलन से संघ बना, संघ से मैंने कहा क्या, चलो संचरण करते हैं, संघ को कहीं भारत में ले जाते हैं। तो भारत में अब आज संचरण की बात करता है ये कि संचरण किया जाए। अब संचरण करते करते मुझे लगा कि किसी को व्यक्ति को लगा कि कोई ऐसा भारत का क्षेत्र है जो उसको पसंद आ गया हो, तो बोला कि एक काम करते हैं, कहीं निवास कर लेते हैं। तो भारत के राज्य क्षेत्र में निवास का अधिकार आ गया। अगर कोई व्यक्ति कहीं निवास करेगा तो उसके लिए व्यक्ति को संपत्ति की आवश्यकता होगी। अब सरकार ने यह कर दिया कि एफ के अंदर संपत्ति थी, संपत्ति के बिना निवास कैसा करेगा? संपत्ति का मतलब रहने के लिए मकान चाहिए, वहां पे खाने के लिए कुछ चाहिए, इसका रोटी कपड़ा मकान सब चाहिए, तो संपत्ति चाहिए थी। तो संपत्ति का अधिकार था। मैंने कहा कि ये अधिकार फेल हो गया। फेल हुआ तो इसको निरस्त कर दिया गया। अब ये है ही नहीं तो निरस्त हो गया। हम कह सकते हैं ये निरस्त माना गया। तो अब संपत्ति का अधिकार निरस्त हुआ तो क्या हुआ? एक तो कुछ तो बचता है, जैसे कोई व्यक्ति वृत्ति करेगा, वहां पे व्यक्ति वृत्ति करेगा, आजीविका तो करेगा कोई न कोई, तो आजीविका कर सकता है। कोई व्यापार करेगा, व्यापार के बिना कहीं निवास कैसे करेगा? तो कारोबार करेगा। तो ये तो जिंदा है, मतलब व्यक्ति जिंदा रहने के लिए वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करेगा। तो इस प्रकार से आप सीक्वेंस से इन सारी स्वतंत्रताओं को याद रखें जो आर्टिकल 19(1) के अंदर है, जो ए से आरंभ होती हैं और जी तक हैं, जिसमें एक फेल हो गई, फेल एफ और फेल्ड, यही फेल हो गई एक। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखें, ट्रिक से याद रखें। आपको सारी स्वतंत्रताएं मुझे लगता है कि अच्छे से ट्रिक से याद हो जाएगी कि हम वाक अभिव्यक्ति करते हैं, सम्मेलन करते हैं, संघ बनाते हैं, घूमने जाते हैं, जगह अच्छी लगती है तो निवास कर लेते हैं। निवास करने के लिए संपत्ति का अधिकार चाहिए था, लेकिन वो एफ पे होने के कारण फेल हो गया। तो हमारे पास में रहा वृत्ति, आजीविका, व्यापार, कारोबार का अधिकार। हालांकि जब संक्षिप्त में इस प्रकार की क्लासेस चलेंगी तो अपन इतना शॉर्ट में इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या ये आर्टिकल 19(1) के अंदर विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं जो दी गई है, क्या ये निर्बाध है? इस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है। क्या ये आंतरिक है, एब्सोल्यूट है अपने आप में, कि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं? अगर प्रतिबंध लगा रखे हैं तो मौलिक अधिकारों के किस आर्टिकल में लगा रखे हैं? तो जैसे हमने ये स्वतंत्रताएं देखी है, अब आगे आर्टिकल 19(1) क्लोज हुआ है। आगे के क्लोज इन पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करते हैं। जैसे हम एक एक करके देखें अलग अलग आर्टिकल। जैसे आर्टिकल 19(2) इस पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 19(3) प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 19(4) प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 19(5) प्रतिबंध इस पर लगाता है। ये 5 जो लगाता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं संचरण कहेंगे, और संचरण निवास दोनों पर 5 लगाता है, ये 5 लगाता है। और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। आजीविका, वृत्ति पर, कारोबार, व्यापार पर आर्टिकल 19(6) बंधन लगाता है कि इनको प्रतिबंधित कर सकते हैं। कुछ मामलों में ये स्वतंत्रता आपकी सरकार द्वारा छीनी जा सकती है। आप ये ना सोचे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो जो चाहे वो लिख सकता हूं, सरकार छीन नहीं सकती है। कहीं ऐसा मौलिक अधिकारों में नहीं लिखा है, ये गलत बात है। आर्टिकल 19(2) क्लोज जो है ये इस पर कुछ प्रतिबंध लगाता है कि आपको ये आजादी तो है लेकिन कुछ प्रतिबंधों के अधीन है। आर्टिकल 19(3) सम्मेलन पर, आर्टिकल 19(4) संघ बनाने पर, आर्टिकल 19(5) भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण, 19(5) वापिस निवास के अधिकार पर, और आर्टिकल 19(6) जो प्रतिबंध लगाता है वृत्ति, आजीविका, व्यापार और कारोबार पर। तो आइए हम लोग संक्षिप्त में बात करते हैं कि आर्टिकल 19 किन किन बातों की बात करता है, कि किस आधार पर किसी
व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको हम इनके साथ देख लें। जैसे हमने ये देखा कि आर्टिकल 19(1)(a) जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। तो देखो आप लोग, अनुच्छेद हमने देखा 19(1) और ए, ये वाक अभिव्यक्ति की बात करता है। किसकी बात करता है? वाक प्लस अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति किसी भी प्रकार से हो सकती है, बोलकर, लिखकर, मौन रहकर की जा सकती है। अब इस पर प्रतिबंध लगाने का काम जो है उसको हम रेड में ले लेते हैं, क्योंकि प्रतिबंध लगाने का काम खतरनाक होता है, जो रेड कलर में ठीक रहेगा। तो प्रतिबंध लगाने का काम आर्टिकल 19(2) करता है। कई बार सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 19(a) पर प्रतिबंध लगाने का काम। अब प्रतिबंध लगाने का आधार क्या हो सकता है? तो भारत की प्रभुत्ता हो सकती है, भारत की एकता हो सकती है। अब इसमें आप ध्यान में रखें कि आर्टिकल 19 जो है ये बात करता है कि निर्बंधन का आधार क्या हो सकता है। निर्बंधन का आधार, अब निर्बंधन के आधार में हम लोग देख सकते हैं कि भारत की प्रभुत्ता, एकता, भारत की प्रभुत्ता व अखंडता। अब आपकी अभिव्यक्ति अगर भारत सरकार की अखंडता को, भारत की संप्रभुता को अगर प्रभावित कर रही है तो ये आपसे छीनी जा सकती है। दूसरी अगर हम बात करें कि इसमें राज्य की सुरक्षा भी शामिल है, कि आपकी अभिव्यक्ति से राज्य की सुरक्षा अगर खतरे में है तो आपको इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखें। जैसे अगर हम बात करें कि विदेशी राज्यों से संबंध अगर प्रभावित हो रहे हो, विदेशी राज्यों से संबंध, अगर विदेशी राज्य आपके बोलने से किसी देश के संबंध प्रभावित हो रहे हैं तो आपकी अभिव्यक्ति पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। आपको इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। दूसरा, लोक व्यवस्था इसमें शामिल है कि आपकी व्यवस्था से लोक व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। लोक व्यवस्था के साथ में दूसरी बात करें तो सदाचार भी इसमें शामिल है कि सदाचार के आधार पे आपके प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो जैसे भारत की प्रभुत्ता, अखंडता हो गया, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो न्यायालय की अवमानना भी इसमें शामिल है, और अपराध उद्दीपक, न्यायालय अवमानना, अवमानना व अपराध उद्दीपक। अपराध उद्दीपक का मतलब बताएं कि आपके बोलने से अगर आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं तो आपराधिक उद्दीपक के आधार पे, अपराध को बढ़ाने वाली गतिविधियों के आधार पे आपकी स्वतंत्रता प्रतिबंधित, निर्बंधित हो सकती है। तो इन बातों को अच्छे से ध्यान में रखें कि इस प्रकार की स्वतंत्रताएं, इस प्रकार की बातें जो है आपकी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। यह आर्टिकल 19 दो बातें करता है। जो प्रतिबंध किस पर स्थापित करता है? आर्टिकल 19(1)(a) के ऊपर। इसके बाद में अगर हम बात करें कि आर्टिकल 3 जो है वो कौन कौन सी बातें करता है, तो आर्टिकल 3 को देखिएगा। ये प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 19(1)(b) पर। अब बी किसकी बात करता है? बी बात करता है, मैंने कहा कि वाक अभिव्यक्ति के बाद में हम सम्मेलन की बात करते हैं। अगर सम्मेलन आप करेंगे, निरायुध सम्मेलन, तो सम्मेलन से क्या हो सकता है? सम्मेलन से क्या प्रभावित हो सकता है बताओ भाई? इसे दिमाग में रखें कुछ बात कि सम्मेलन करने से लोक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तो निर्बंधन किस बात पे लगाया जा सकता है? लोक व्यवस्था के आधार पे। एक तो लोक व्यवस्था, दूसरा सदाचार हो सकता है। अब अगर व्यवस्था या लोगों के बीच का सदाचार जो है अगर वो प्रभावित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा कि इसको निर्बंधित कर सकते हैं। दूसरा, भारत की प्रभुत्ता और अखंडता भी हो सकता है इसमें, भारत की प्रभुत्ता, भारत की संप्रभुता व दूसरा अखंडता। अगर आपके सम्मेलन से ये सब कुछ, अगर इसमें से कोई भी बात प्रभावित हो रही है तो ऐसी स्थिति में आपके अधिकार जो हैं प्रभावित
हो सकते हैं, निर्बंधित हो सकते हैं, प्रतिबंधित हो सकते हैं। ये ध्यान में रखें कि मूल संविधान में नहीं था, ये 16वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 16वां संविधान संशोधन जो है वो इसकी बात करता है। इसको अच्छे से ध्यान में रखें कि भारत की प्रभुता अखंडता जो है आर्टिकल 19(1)(b) के ऊपर निर्बंधन में, वो मूल संविधान के अंदर शामिल नहीं था। तो इसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आप लोग अच्छे से याद करें कि 16वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, जो 1963 का है। तो ये बात करता है आर्टिकल 19(1)(b) पर प्रतिबंध लगाने की बात जो है आर्टिकल 19(3) करता है। तो ये प्रतिबंध कौन सा आर्टिकल लगाता है इस पर प्रतिबंध लगाने वाला अनुच्छेद 19(3). दो जो है वो प्रतिबंध हमने पीछे पढ़ा कि दो इस पर लगाता है ए पर, ये बी पर लगाता है 3। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 19(1)(c) पर कौन सा प्रतिबंध स्थापित है। अनुच्छेद एक तो आप लोग ध्यान में रखें कि सबसे पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 19(1)(c) पर प्रतिबंध लगाने की। तो अब सी बात किसकी करता है? पहले तो हमने सम्मेलन कर लिया, सम्मेलन के बाद में हम तीसरा काम जो करेंगे संघ या संगम बनाने का। तो ये बात करता है कोई संघ बनाने का, ये बात करता है कोई संगम बनाने का, और ये बात करता है कोई सहकारी समिति बनाने का। 3 बातें इसमें होगी। और अगर हम इस पर प्रतिबंध की बात करें तो देखिए आप लोग कि इस पर निर्बंधन लगाने की बात करें तो आर्टिकल जो है 19(4) हो जाएगा। इस पे 3 इस पे हो गया, अनुच्छेद 19(4). और अब बात करते हैं कि इसके आधार क्या हो सकते हैं। तो आप लोग ये सोचें कि अगर कोई व्यक्ति संघ बना रहा है, अगर कोई व्यक्ति, मैंने कहा कि संगम बना रहा है, अगर कोई व्यक्ति सहकारी समिति बना रहा है, तो इससे क्या प्रभावित हो सकता है, इससे जनता को क्या हो सकता है? तो वही बात कि ये लोक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तो निर्बंधन का आधार क्या हो सकता है? लोक व्यवस्था हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? सदाचार हो सकता है। अगर कोई संघ आतंकवादी संगठन बनाता है कि आतंकवादी मिलकर मिलिटेंट ग्रुप बना दिया कि हमारे पास में तो मौलिक अधिकार हैं, तो इससे भारत की संप्रभुता अखंडता प्रभावित हो रही है, तो इस पर प्रतिबंध इस आधार पर लगा सकते हैं कि एक तो ये लोक व्यवस्था सदाचार को प्रभावित न करे, दूसरा मैंने कहा कि भारत की संप्रभुता को प्रभावित न करे। तो भारत की संप्रभुता आधार इसका हो सकता है, या फिर भारत की अखंडता हो सकता है। तो भारत की अखंडता, संप्रभुता, सदाचार, लोक व्यवस्था, इन चारों के आधार पर आपको सरकार या भारत राज्य इस प्रकार से आपके अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है कि आपको संघ, संगम, सहकारी समिति नहीं बनाने देगा, क्योंकि आप लोग लोक व्यवस्था को, आप सदाचार को, आप भारत की प्रभुता को, भारत की अखंडता को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल एक निर्बंधन स्थापित करता है, अनुच्छेद 4। इसके बाद में अगर हम बात करें अनुच्छेद 5 जो है 2 आर्टिकल को निर्बंधित करता है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 4 के बाद में आ गया 19(5), और 19(5) मैंने कहा कि निर्बंधन 2 आर्टिकल को करता है। एक तो आर्टिकल 19(1) के अंदर, दोनों 19(1) में हमने इससे पहले जो है स्वतंत्रता पढ़ी सी की, और ये करता है एक तो डी को और दूसरा करता है ई को। अब डी के अंदर हमने देखा था कि डी के अंदर जो है वो संचरण करने की बात है, और इसमें ई में निवास करने की बात है। संचरण का मतलब है भारत राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी जा सकते हैं, दूसरा आप निवास कर सकते हैं। अब ये दोनों चीजें कौन सी बातों से प्रभावित होती हैं कि इस पर निर्बंधन 19(5) किन आधार पर लगाएगा? आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि अगर कोई व्यक्ति कहीं घूमने जा रहा है तो निर्बंधन अगर सरकार लगाती है तो उस निर्बंधन का आधार क्या हो सकता है? एक तो देखिए ये होता है कि कई बार हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, पढ़ते हैं कि जनजातीय क्षेत्र जो है वहां कोई व्यक्ति जा नहीं सकता है। वहां इसलिए नहीं जा सकता है कि जनजातीय क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो जनजाति की संस्कृति को प्रभावित करेगा, और ऐसी स्थिति में वो अपनी संस्कृति को जीवित नहीं रख पाएंगे,
तो समस्या हो जाएगी। इसलिए संस्कृति उनकी जीवित रखने के लिए सरकार जनजातीय क्षेत्र के अंदर जाने से, वहां निवास करने से आपको प्रतिबंधित कर सकती है। दूसरा, सामान्य हित में भी हो सकता है। ऐसा होता है कि सामान्य हित में कहीं आपका संचरण करना गलत है, जैसे आपको कोविड हो रखा है या कोई ऐसी और बीमारी हो सकती है, आपके कहीं जाने से उस बीमारी में फैलाव हो सकता है, तो सामान्य हित प्रभावित अगर हो गया, जनरल इंटरेस्ट अगर प्रभावित हो गया, तो आप पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो एक तो सामान्य हित की बात करें, सामान्य हित का मतलब जनहित में, और दूसरा प्रतिबंध लगाने का आधार होता है जनजातीय जो संस्कृति है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आप कोई उनके हितों को संरक्षण देने के लिए आपको वहां जाने से प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो दूसरा लिखे, अनुसूचित, ये जनजाति की बात है, ध्यान में रखना, अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण। तो ये दो बातें हो गई। दो मामलों में आपको कहीं संचरण करने पे आपके प्रतिबंध लगेगा कि एक सामान्य जनता के हित में प्रभावित हो रहा है, दूसरा जनजाति। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में नहीं जाने देने का कारण उनकी संस्कृति को संरक्षित करना होता है। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखें। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं कि 19(5) किस प्रकार की। अब बात आती है 19(6) जो है, 19(6) किस पर प्रतिबंध लगेगा भाई? 19(6) अनुच्छेद 19(6). अब ये प्रतिबंध लगाएगा उस आर्टिकल पर, मैंने कहा कि अनुच्छेद F हटा दिया गया है, 19(1) F को हटा दिया गया, अब G बचा है, क्योंकि G से पहले हम प्रतिबंध 2 कर चुके हैं, D E दोनों हो गई, तो F तो हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार हमारे पास अधिकारी है, तो निर्बंधन की आवश्यकता ही कहाँ है? सारा निर्बंधित हो रखा है, सारा प्रतिबंधित बंधित हो रखा है, तो वहां पर किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 19(1) G की, जो बात करते हैं वर्ती की बात करते हैं, जो बात करते हैं आजीविका की बात करते हैं, जो बात करते हैं अगर तीसरी हम बात करें व्यापार की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं कारोबार की, कारोबार जिसको कहते हैं, अब बड़े स्तर पर व्यापार करना। अब इस पर प्रतिबंध का आधार जो है 2 आधार हो सकते हैं, ध्यान में रखें। एक तो ये आधार हो सकता है कि अगर किसी व्यापार में, किसी आजीविका में, किसी वृत्ति में अगर तकनीकी योग्यता की आवश्यकता है और आप बिना तकनीकी योग्यता के अगर काम कर रहे हैं, तो आप पर प्रतिबंध लगेगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप गांव में B.Ed करके बैठे हैं और आपके पास में कोई जॉब नहीं है, आपने देखा कि गांव में कोई डॉक्टर नहीं है और लाए इंजेक्शन और सुइयां, 1-2 बार देख लिया कि कैसे इंजेक्शन लगाते हैं। आप जो भी बुखार आई मेडिकल पे गई कि बुखार के इंजेक्शन दें, आप गांव में जाके इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया और आपने अपना रोजगार, आजीविका, व्यापार, कारोबार शुरू कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि B.Ed किया हुआ व्यक्ति डॉक्टर का काम करे? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तकनीकी योग्यता की जहां आवश्यकता है वो काम उसी व्यक्ति के द्वारा ही किया जाएगा। डॉक्टर वही करेगा जो जिसने MBBS कर रखी है, कंप्यूटर का काम वही करेगा जिसने कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है। इस प्रकार के कई तकनीकी काम होते हैं। तो इस पर एक तो निर्बंधन ये है कि ये आर्टिकल बात करता है कि एक निर्बंधन जो है उसका आधार ये हो सकता है तकनीकी योग्यता, जहां जरूरत है वहां पे वही काम करेगा। तो एक तो तकनीकी योग्यता की बात हो गई, तकनीकी योग्यता वाले व्यक्ति, योग्य व्यक्ति ही करेगा, इसमें दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा, जो योग्य व्यक्ति है वही करेगा। दूसरा ऐसा है कि कुछ ऐसे कारोबार होते हैं जो भारत सरकार के नियंत्रण में होते हैं, भारत सरकार से बाहर कोई व्यक्ति उस कार्यों को नहीं कर सकता है। जैसे हम बात करते हैं भारत सरकार के पूर्णतः नियंत्रण में कार्य जो है, भारत सरकार के पूर्णतः नियंत्रण में जो व्यापार है, पूर्णतः नियंत्रण में व्यापार जो है, अब भारत सरकार के पूर्णतः नियंत्रण में जो व्यापार है, जैसे हम बात करें कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं एक काम करूंगा, मेरी छोटी सी ट्रेन लेता हूं और उस ट्रेन में सवारियां भर के एक दिन ले जाऊंगा कहीं, एक दिल्ली से जयपुर, दूसरे दिन जयपुर से दिल्ली आऊंगा, और वो कहता है कि मैं खाली जिस समय पटरी खाली होगी उस समय ही चलाऊंगा, बाकी चलाऊंगा नहीं। क्या कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है? व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि रेलवे पर अधिकार एकमात्र किसका है? भारत सरकार का है। या फिर कोई व्यक्ति ये इच्छा जाहिर कर दे कि मैं कारोबार व्यापार में
कुछ परमाणु बम जैसे बनाना चाहता हूं ताकि कोई छोटा मोटा देश मेरे से खरीद सके। लेकिन मैंने कहा कि जो कार्य प्रतिबंधित हैं, जो कार्य सिर्फ भारत सरकार कर सकती है, वो कोई व्यक्ति वृत्ति के रूप में, आजीविका के रूप में, व्यापार के रूप में, कारोबार के रूप में नहीं कर सकता। तो ये निर्बंधन आर्टिकल 19(6) लगाता है। जो आर्टिकल 19(1) जी के ऊपर, जी से आजीविका होता है, व्यापार होता है, वृत्ति होता है, कारोबार होता है। तो इस प्रकार से हमने आर्टिकल 19 को बहुत अच्छे से पढ़ा कि आर्टिकल 19(1) के अंदर विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। बाकी सारे क्लोज जो हैं वो दूसरे, मैंने कहा कि जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं 1 के अंदर, उस पर प्रतिबंध, निर्बंधन, प्रतिबंधन, बंधन लगाने का कार्य करता है। तो आप लोग, उम्मीद कर रहा हूं कि आर्टिकल 19 को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हमने पढ़ा कि आर्टिकल 19(1) ए से लेकर जी तक आते हैं। विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कई ऐसे हमारी स्वतंत्रताएं जो स्पष्ट तौर पे लिखी तो नहीं गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के विभिन्न केसेस के माध्यम से उन्हें न्यायालय ने ये कहा कि इसके अंदर कुछ और शक्तियां निहित हैं, निहित शक्ति जिसको हम कह सकते हैं, अंतर्निहित स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं। न्यायालय कहता है कि कुछ स्वतंत्रताएं जो हैं लिखी तो नहीं गई है, लेकिन वो स्वतंत्रताएं उनमें दी जा सकती है। हम कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस के बारे में बात करेंगे और उसके तहत मिलने वाले अधिकारों के बारे में भी बात करेंगे, ताकि आप लोगों के पास में ये बेसिक डिटेल हो जाए कि आर्टिकल 19(1) जो है उसके अंदर कौन सी स्वतंत्रताएं निहित है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, देखो 2 आर्टिकल है। एक तो आर्टिकल 19 है जो अधिकारों का समूह है, जिसमें कई प्रकार के अधिकार है। दूसरा अनुच्छेद 21 है, जिसमें भी कई प्रकार के अधिकार है। तो हम दोनों को देख लेंगे, 21 को 21 में पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19(1) में निहित स्वतंत्रता। हालांकि ये केसेस बहुत संख्या में ज्यादा है, महत्वपूर्ण केसेस की बात करेंगे जो अक्सर इस प्रकार के केस पूछे जाते हैं कि विभिन्न स्वतंत्रताओं से संबंधित जो केस है उसमें कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के केस आपको याद रखने चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि विभिन्न अनुच्छेद 19(1) के अंदर विभिन्न स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार निहित किए गए हैं न्यायपालिका के द्वारा, उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें कि इसके अंदर प्रेस की स्वतंत्रता का भी उल्लेख है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो आप याद रखें, प्रेस से संबंधित प्रिंट मीडिया हो चाहे मल्टीमीडिया हो, इससे संबंधित स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) ए के अंदर निहित है। वैसे इसमें तो आप आर्टिकल भी लिख लें, आर्टिकल 19(1) ए के अंदर निहित है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के अंदर शामिल है, जो सैकल पेपर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1962 का है। ये बाद भी पूछा जा सकता है आपको, सैकल पेपर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1962 का केस है। तो ध्यान में रखें कि प्रेस की स्वतंत्रता इसके अंदर शामिल है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो दूसरा, विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, ये आपकी स्वतंत्रता में शामिल है। ये आर्टिकल 21 में भी शामिल है। तो विदेश जाने का अधिकार जो है ये मेनका गांधीवाद के नाम से जाना जाता है, मेनका गांधीवाद। ये 1978 का है। हालांकि इन वाद के बारे में विस्तार से कभी चर्चा करेंगे कि मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त किया भारत सरकार के द्वारा, और इसके बाद में मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। इस केस के माध्यम से ये कहा कि पासपोर्ट किसी का जब्त नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति को विदेश जाने का अधिकार है। तो इस प्रकार से विदेश जाने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता। इसके बाद में हम बात करेंगे जो सूचना का अधिकार अधिनियम भी इसी के अंदर शामिल है। तो सूचना का अधिकार, तो ये कई बार पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार जो है वो के कौन से अपने मौलिक अधिकार में है या फिर किस आर्टिकल के अंदर शामिल किया गया है। तो आप लोग ध्यान में रखें। इसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार,
ये इसका बाद भी लिख लें, इंडियन एक्सप्रेस बनाम यूओआई, इंडियन एक्सप्रेस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का ये नवीन जिंदल बनाम भारत सरकार का केस है, नवीन जिंदल बनाम, आवाज याद रख लें इसको, नवीन जिंदलवाद जो है जिसका संबंध है राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार देना। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो चुप रहने का अधिकार है व्यक्ति के पास में, तो इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद में ये कहा गया कि चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार। मैंने कहा कि ये वाद जो है इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद, इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद। तो व्यक्ति चुप रहने का अधिकार भी आर्टिकल 19 के अंदर शामिल है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि व्यक्तियों को बंद कुछ करने का, भारत बंद करने का अधिकार है, सॉरी हड़ताल का अधिकार है, नॉट फॉर क्लोज, हड़ताल का अधिकार। लेकिन हड़ताल के अधिकार में ध्यान में रखना कि बंद का अधिकार शामिल नहीं है। हड़ताल का अधिकार है लेकिन व्यक्तियों को बंद करने का अधिकार नहीं है, बंद करने का अधिकार नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। तो हड़ताल का अधिकार जो है, हालांकि हड़ताल के अधिकार से संबंधित इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी का एक वाद है, याद रखें, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी एक आर्टिकल जो अनुच्छेद अपने 2005 का आईटी एक्ट जो है उसकी धारा 66A को समाप्त कर दिया गया, जो समलैंगिक से संबंधित थी। तो आप लोग ध्यान में रखें कि धारा आईटी एक्ट की धारा 66 जो है वो इंटरनेट के माध्यम से कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति करता है उससे संबंधित थी। तो आप लोग इसमें भी एक भी और पढ़ लें कि 2005 की आईटी एक्ट जो है, जो अभिव्यक्ति आईटी के माध्यम से कोई करता था, 66A, इसको क्या कर दिया गया सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया, अब ये लागू नहीं है। तो आईटी के माध्यम से भी कोई व्यक्ति विभिन्न मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, उस पर सरकार किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। हालांकि आईटी एक्ट 2005 की धारा 66A इस पर प्रतिबंध लगाती थी, लेकिन श्रेया सिंगल वाद में इसको हटा दिया गया। तो याद रखें, श्रेया सिंगल बनाम यूएआई, यूनियन ऑफ इंडिया, यूओआई, इस केस में इसको हटा दिया गया। तो इस प्रकार से काफ़ी अधिकार हैं जो आर्टिकल 19(1) में निहित हैं, कुछ आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर निहित हैं। इस प्रकार से हम लोग बात कर रहे थे कि आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप में कितना विस्तृत है। तो संविधान की अंतरात्मा सीरीज के अंदर आर्टिकल 19 को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 1 की क्लास में स्वतंत्रता के लगभग तीनों अधिकारों को पढ़ लेंगे। उसके बाद 4-5 क्लास में मूल अधिकारों को कंप्लीट करके हम नीति निर्देशक तत्वों की ओर बढ़ेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को, अपने चैनल को देखें और इससे कुछ सीखें, यही मेरा एक प्रयास है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी।